हेलो फ्रेंड्स। आज के फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज़ एंड एडिटिव्स ऑफ फ्यूल, जिसके अंदर हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीजल। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेट्रोल यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसोलीन और उसके एडिटिव्स के बारे में समझा। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीजल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है कि हमको ये समझना है कि जिस तरीके से हमने ये अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें क्या था, तो कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मेथड थी क्रूड ऑयल की, कि क्रूड ऑयल इन्वेस्टिगेशन मेथड में कौन से टॉपिक आए, तो कि सबसे पहले हमने देखा जियो फिजिकल मेथड, जियो सेस्मिक मेथड, उसके बाद मैग्नेटिक मेथड और उसके बाद ग्रेविटेशनल मेथड। हमको ये पता चल गया कि क्रूड ऑयल कहाँ है। उसके बाद हमने ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू की। ड्रिलिंग में हमने क्या किया था, तो कि हमको पता है 6000 फीट तक, यानी कि सबसे पहले हमने 3 किलोमीटर तक या तो 2 किलोमीटर तक का वर्टिकल ड्रिलिंग और उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो था वो 3 किलोमीटर तक यानी 6 से 10,000 फीट तक का हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किया। और जब ड्रिलिंग किया उसमें हमने 2 पाइप को ऐड किया था। आपको पता होगा कि वो 2 पाइप कौन सी थी, तो कि सबसे पहली पाइप जो थी वो कंप्रेशन यानी प्रेशर क्रिएट करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए, और दूसरी पाइप जो थी वो सक्शन करने के लिए थी। अब जो इंजेक्शन कर रहे थे यानी कि अब हमारा तीसरा टॉपिक ड्रिलिंग के बाद कौन सा था, रिकवरी। तो कि वो कैसा था, तो कि स्टीम से हम रिकवर कर सकते थे, स्टीम इंजेक्शन से, या तो लिक्विड इंजेक्शन कर सकते थे। जिस तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन देखा, नाइट्रोजन इंजेक्शन देखा, जिस तरीके से और कौन से टॉपिक, तो कि जिस तरीके से हमने हॉट वाटर स्टीम इंजेक्शन देखा कि स्टीम को एक तरीके से इंजेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ से क्रूड ऑयल बाहर आता है। जब क्रूड ऑयल बाहर आ गया फिर हमारा और एक टॉपिक था, तो क्या, तो कि उसको मेन प्लांट तक पहुंचाना। जब उसको मेन प्लांट तक पहुंचाते तो हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं। अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू अब मेन प्लांट तक पहुंच गया। अब मेन प्लांट से हमको क्या करना है, तो कि हमको उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको, क्रूड ऑयल को। तो कि क्रूड ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, तो हम उसको किसका यूज़ करेंगे, मरीन का यूज़ करेंगे। मरीन का यूज़ कर रहे थे। अगर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में हम ट्रक का यूज़ करते हैं, टैंकर बॉडी, या तो रेलवे का यूज़ करते हैं। और अगर इंटरसिटी है तो हम पाइप का भी यूज़ कर लेते हैं। अब इसके आगे क्रूड ऑयल तो पहुंच गया। उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल को कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेट किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में से हमको नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेप्था, आसफाल्ट, ये सब को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। ये सब जब अलग अलग हो गए उसमें से हमको एक चीज़ मिली जिसको हम बोलते हैं डीजल, जिसको मोटर डीजल भी कहा जाता है। तो ये जो डीजल है वो किस तरीके से अब हम उसको काम में ले सकते हैं और ऑटोमोबाइल में कैसा डीजल होना चाहिए कि जो हमको वहाँ से मिला उसमें हमने रिफॉर्मिंग किया, क्रैकिंग किया, वो सब प्रोसेस की उसके अंदर। उसके बाद लेकिन क्या अभी भी वो डीजल यूज़ करने के लायक है, या अभी भी हमको उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेगी कि वो कैसा डीजल होना चाहिए हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं उसका केमिकल फार्मूला। जिस तरीके से पेट्रोल, उसका केमिकल फार्मूला C8H18 था, इसलिए हम उसको ऑक्टेन बोलते थे। उसी तरीके से यहाँ पे C14, अब जो 14 होता है उसको हम सीटेन कहते हैं। जिस तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन है ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन। तो जो ऑक्टेन यानी क्या, C8H18 जो पेट्रोल के लिए है, उसी तरीके से डीजल के लिए क्या है, तो क्या C14H28, क्योंकि ये ओलिफिन सीरीज है CnH2n वाली, कि जिसके अंदर कार्बन के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। अब मिथेनॉल सामने लिखा हुआ है। मिथेनॉल यानी क्या, मिथाइल अल्कोहल। हम डीजल को मिथेनॉल के साथ कंपेयर करके देखते हैं
नेक्स्ट वाला जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम पेट्रोल और डीजल दोनों को कंपेयर करेंगे, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूल अच्छा है और कौन सा फ्यूल क्यों हम सीएनजी को पेट्रोल में यूज़ करते हैं वो सब। अब मिथेनॉल जो है वो एक तरीके से बेसिक कंपाउंड है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो CH3OH मिथेनॉल। अब मिथेनॉलिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आप देख सकते हो तो जो भी हॉल कंपाउंड होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उस तरीके से आता है। अब डीजल की फ्लेम स्पीड, यहाँ पे यूरो डीजल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर। तो यूरो डीजल लिखने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, यूरो डीजल यानी यूरोप कंट्री में जो डीजल यूज़ होता है ना। बस अपना डीजल यानी इंडिया का डीजल और यूरो डीजल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ वो क्या करते हैं तो कि उनका जो सीटेन नंबर होता है वो माइनर वेरिड होता है, तो वो क्या है वो यहाँ पे हम देख लेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम स्पीड देख लेते हैं। फ्लेम स्पीड लिखी हुई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, 33 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी जाती है कि 33 सेंटीमीटर। एक सेकंड के अंदर वो 33 सेंटीमीटर जितनी आगे बढ़ जाएगी। और मिथेनॉल की फ्लेम कितनी आगे बढ़ती है, 35 सेंटीमीटर। डीजल का बॉइलिंग टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि पेट्रोल का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या था, तो कि 30 डिग्री से शुरू होता था और 30 डिग्री से 180 के आसपास जाता था, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी क्या होने लगता है, कभी कभी बॉयल होने लगता है। जबकि यहाँ डीजल का बॉइलिंग टेम्परेचर 190 डिग्री है। तो 190 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर हम डीजल जो हमारे पास है एक बाउल में और उसमें हम माचिस की तीली भी डालेंगे तो भी वो जलेगा नहीं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि पेट्रोल जो होता है अगर हम एक बाउल में रख के, जैसे मैंने प्रैक्टिकल में बताया था कि मैं बाउल में रख के अगर हम उसको जलाने की कोशिश कर रहे तो पेट्रोल जल जाएगा, लेकिन डीजल कभी भी जलेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, उसका खुद का बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि डीजल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, जबकि मिथेनॉल जो आप देख सकते हो यहाँ पे 64। इसलिए मैंने जो प्रैक्टिकल किया था पहले आपको बताया हुआ है कि उसके अंदर हमने पेट्रोल के अंदर मिथेनॉल डाल के देखा था, तो पेट्रोल की फ्लेम थोड़ी चेंज हो गई और फ्लेम प्रोपोगेशन भी चेंज हो गया था। अब उसकी डेंसिटी देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पेट्रोल की डेंसिटी कितनी थी, तो कि 750। पेट्रोल की डेंसिटी कितनी थी, 750 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करें तो 0.84 मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 840। यानी डीजल की डेंसिटी भी ज़्यादा है पेट्रोल से। पेट्रोल की डेंसिटी क्या है 750 के आसपास, 750, 765, थोड़ा थोड़ा वेरी रहता है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके हिसाब से होता है ना। लेकिन यहाँ पे डीजल की डेंसिटी आप देख सकते हो कितनी है, 0.84 यानी 840 के आसपास। जबकि मिथेनॉल की डेंसिटी आप देख सकते हो 790 यानी 0.79 है, तो हम कितना ले सकते हैं 790। फ्लैश पॉइंट कितना है डीजल का, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। कि डीजल का जो है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो उसमें एक फ्लैश क्रिएट होने के चांसेस है। फ्लैश यानी क्या, जो आप बोलते हो ना एक छोटा सा स्पार्क होता है वो। मिथेनॉल का कितना है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कि एक ऐसा टेम्परेचर जो हमने गैसोलीन का जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, कि एक ऐसा टेम्परेचर कि जब हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना हो जाए कि डीजल फ्यूल यहाँ पड़ा है तो वो अपने आप बर्न हो जाए, यानी अपने आप वो इग्नाइट होने लगे, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। तो डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना है 254। डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना है
254, जबकि पेट्रोल मिथेनॉल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना है 464। यानी मिथेनॉल इजीली अपने आप बंद नहीं हो सकता। इसलिए आपको पता होगा कि जो सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हो उसके अंदर मिथेनॉल और इथेनॉल होता है ना। अभी जो सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 464 के आसपास है। अब 464 यानी इतना टेम्परेचर नॉर्मली नहीं पहुंच सकता। यानी आप जो देखते हो कि हैंड पे सैनिटाइज़र लगा के हम बैठते हैं कार में और कार में आग लग जाती है, तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज सैनिटाइज़र जो होता है उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसका फ्लैश पॉइंट बहुत नीचे है, जिससे हो सकता है स्पार्क हो जाए उसमें। ये फ्लैश पॉइंट 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यानी फ्लैश पॉइंट जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे फ्लैश हो जाएगा और कार में आग लग सकती है। लेकिन मिथेनॉल खुद उतनी जल्दी कैच कर लेगा आग, ये बहुत देर लगती है। लोअर हीटिंग वैल्यू आपको दिखाई हुई है यहाँ पे, कि जो आपको समझने के लिए यहाँ पे बताया है सिर्फ 42.74 और 20.27। आपको जीटीयू में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इसके अंदर कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ डीजल, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोल एंड कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो आपको मेन क्या क्या याद रखना होता है? केमिकल फॉर्मूला, फ्लेम स्पीड, बॉइलिंग टेम्परेचर, डेंसिटी, फ्लैश पॉइंट, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद लोअर हीटिंग वैल्यू आपको ध्यान नहीं रखनी चलेगा। सिटेन नंबर, स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, ऑक्टेन नंबर, CH रेशियो यानी कार्बन हाइड्रोजन रेशियो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फिर हाइड्रोजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं C10 नंबर उसका। तो उसका C10 नंबर कितना है तो वो हम देख लेते हैं 56.5। और हमारे इंडिया में जो यूज़ होता है वो होता है 57 के आसपास। 57 C10 नंबर यानी माइनर वैरिड होता है। डीजल का C10 नंबर होता है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है। ये याद रखना है आपको। जो भी फ्यूल की क्वालिटी होती है वो उसके खुद के नंबर में मेज़र की जाती है। जिस तरीके से कोई भी स्टूडेंट होते हैं उसका मार्क्स जो आते हैं मार्क्स, और उसके हिसाब से परसेंटेज, SPI, CGPA, वो जो भी मेज़र किए जाते हैं वो उसकी क्वालिटी दिखाता है कि वो स्टूडेंट कितना क्लेवर है, कैसा है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि C10 नंबर जो है वो डीजल की क्वालिटी बताता है कि 56.5, और मिथेनॉल का कितना है 4 है। मिथेनॉल का C10 नंबर कितना है 4 है। पेट्रोल का C10 नंबर नहीं होता, लेकिन मिथेनॉल का C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर दोनों होते हैं, ये याद रखना है। और डीजल का ऑक्टेन नंबर नहीं होता, डीजल का सिर्फ C10 नंबर होता है। यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो लिखा हुआ है। स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो हमने गैसोलीन के प्रेजेंटेशन में समझा था वैसे है कि स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के लिए कि जो हम सिलेंडर के लिए आइडियल हो इंजन के लिए, कि जैसे ही हम उसको इंजन में डालेंगे कि उसका जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्लीट बर्न हो जाए, कंबस्टन हो जाए उसका, जिसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। तो वो जो है वो है 14.7। यानी 14.7 उतनी अगर हम एयर ले रहे हैं तो 1 पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए। उस तरीके से इसको हम बोलते हैं 14.7 ZEM1, जिसको हम बोलते हैं एयर फ्यूल रेशियो। जबकि मिथेनॉल का कितना है 6.66 ZEM1, क्योंकि मिथेनॉल का बहुत कम है, आप देख सकते हो। तो इसलिए हम मिथेनॉल को अगर हम व्हीकल में यूज़ करें तो हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि हमको फ्यूल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 6.66 पार्ट अगर ये क्या है एयर है तो उसमें 1 पार्ट जितने हमारा फ्यूल होना चाहिए।
तो जितना कम पार्ट एयर रहेगी तो उतना ज़्यादा पार्ट हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर है ऑक्टेन नंबर, तो डीजल में तो एप्लीकेबल ही नहीं होता। और मिथेनॉल का कितना है 109 यानी 109 कार्बन हाइड्रोजन रेशियो। जिस तरीके से आपने देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन रेशियो यहाँ पे क्या है, तो कि मैंने अभी आपको बताया क्या, तो कि यहाँ पे C14 यानी कार्बन जितने उससे डबल है हाइड्रोजन। पेट्रोल में कैसा था C8H18 यानी उससे 2 हाइड्रोजन ज़्यादा थे यानी डबल से ज़्यादा। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन रेशियो कितना बन रहा है, आधा, यानी क्या, कार्बन जितने उससे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी C14 डिवाइड बाई H28। तो 14 डिवाइड बाई 28 का मतलब क्या हुआ, वन हाफ यानी 0.5, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 0.25। ये 0.25 कैसे आ रही है आपको मुझे करके बताना है, ये आपका क्वेश्चन है आज का कि 0.25 कैसे आया CH3OH में। अब है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी कैसे मेज़र करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अब, जो भी नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे क्या है 75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। ये जो होता है उसको पर्टिकुलर क्या किया जाता है विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए, तो कि एक बाउल होता है जिसके अंदर छोटा सा छेद होता है, और वो बाउल के अंदर वो पूरे फ्यूल को भर दिया जाता है, और बाद में स्टॉप वॉच शुरू करते हैं और देखते हैं कितने सेकंड में वो बाउल में से गिर रहा है। जब वो गिर जाए तो स्टॉप वॉच बंद करते हैं और उसका टाइम काउंट करते हैं कि वो कितने टाइम पे गिर रहा है, वो चीज़ होती है। बाद में कार्बन कंटेंट तो कि उसके अंदर वोलेटाइल कितना होता है 86%, जबकि मिथेनॉल में कितना होता है 37.5। डीजल के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं 86%, इसलिए डीजल इंजन जो होता है वो पावर आउटपुट बहुत अच्छा देता है। हाइड्रोजन कंटेंट कितने होते हैं 14% होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो हमको पावर भी अच्छा देता है, इसलिए हाइड्रोजन इज ए सुपीरियर गैस, दैट्स वाई यहाँ पे हाइड्रोजन 14% है, इसलिए हमको उसमें से पावर और अच्छा मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिथेनॉल के अंदर 12.5 है। क्यों हम मिथेनॉल यूज़ नहीं करते हैं ऑटोमोबाइल में, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट और हाइड्रोजन कंटेंट कम है। हाँ, डीजल के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, इसलिए हम सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर एडमिट करते हैं कि जिसकी वजह से सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर सिलेंडर में चला जाए, और ऑक्सीजन फिर कार्बन और हाइड्रोजन यानी डीजल को बंद करा सके। इसलिए ये भी एक रीज़न है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के अंदर हम सिर्फ ऑक्सीजन यानी कि एयर ही क्यों ऐड करते हैं। सल्फर कंटेंट लेस देन 50 यानी 50% के आसपास सल्फर कंटेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर, जो बहुत टॉक्सिक या तो पॉल्यूटेंट है। मिथेनॉल के अंदर सल्फर कंटेंट नहीं होते, पेट्रोल के अंदर भी नहीं होते। हीट ऑफ वेपोराइजेशन मेगाजूल पर केजी, तो वो क्या है 0.27, जबकि मिथेनॉल का क्या है 1.11। यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पूरा थियोरेटिकल लिखा हुआ है, जो यहाँ पे बाइफरकेट करके आपको सिर्फ टॉपिक और उसके नंबर्स दिए हुए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है कि हाँ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना है, और कंपैरिजन यहाँ इसलिए दी है जिससे आपको पता चले कि कौन सा फ्यूल अच्छा है। यहाँ पे ऑक्टेन वर्सेस सीटेन, यानी ऑक्टेन क्या है और सीटेन क्या है। जैसे जैसे ऑक्टेन बढ़ता है वैसे बर्निंग जो होता है वो स्लो होता जाता है। अगर सीटेन बढ़ता है तो बर्निंग फास्ट हो जाता है। जिस तरीके से डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन जो है उसके अंदर फ्यूल अपने आप बर्न होता है, आपको पता होगा, और पावर जो होता है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिलता है। इसलिए जैसे सीटेन नंबर बढ़ेगा, आप देख सकते हो नीचे की तरफ, जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं
C10 में, तो फ्यूल क्या हो रहा है, फास्ट बर्निंग हो रहा है। और ऑक्टेन के ऊपर जाते हैं तो फ्यूल क्या हो रहा है, स्लो बर्निंग हो रहा है। यानी कि हमारे पास जो ऑक्टेन नंबर यानी पेट्रोल जो होता है उसका जो बर्निंग होता है वो कैसा होता है, थोड़ा स्लो बर्निंग होता है। और C10 जो होता है यानी डीजल फ्यूल, उसका बर्निंग कैसे होता है, बहुत फास्ट होता है। हाँ, ये बात है कि डीजल को बिगिनिंग फायर देने में देर लगती है, लेकिन जब वो उसमें आग लग जाती है उसके बाद वो ट्रिमेंडस लेवल पे पावर एग्जॉस्ट करता है। यहाँ पे आप दूसरी तरीके से देख सकते हो फास्ट बर्निंग स्लो बर्निंग को, कि C10 है यहाँ पे गैसोलीन डीजल का 20 है, उससे ज़्यादा 40 C10 नंबर में होगी बर्निंग, उससे ज़्यादा 60 C10 नंबर में। और यहाँ पे स्लो बर्निंग में क्या है, 60 ऑक्टेन नंबर है, 80 ऑक्टेन नंबर है और 100 ऑक्टेन नंबर। वैसे वैसे कैसा होता जाएगा, स्लो बर्निंग होता जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी ये याद रखना है कि पेट्रोल में स्लो बर्निंग होता है, डीजल में फास्ट बर्निंग होता है। क्यों, क्योंकि उसके C10 नंबर के हिसाब से C10 नंबर बढ़ेगा तो बर्निंग फास्ट होगी, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो बर्निंग स्लो होगी। अब दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि कॉरोजन फ्री होना चाहिए, है ना, कि कॉरोजन इनहिबिटर्स प्रोटेक्ट पेटल सरफेस की वो जो मटेरियल है हमारा, नहीं तो क्या हो जाएगा आपको पता है कि वो अंदर क्या करने लगेगा, कॉरोजन क्रिएट करने लगेगा टैंक में। इसलिए ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो कंटेंट है। और एक बात अच्छी है कि डीजल के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, तो डीजल टैंक जो होती है उसमें रस्टिंग होने के चांसेस कम होते हैं पेट्रोल से। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉरोजन कैसे होता है। गम कंटेंट, डीजल जो होता है वो उसमें गम कंटेंट होने के भी चांसेस है, क्योंकि डीजल व्हीकल जो होता है उसके अंदर जैसे कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो सब डीजल से ही ऑपरेट होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो टैंक होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो मे बी थोड़े टाइम के ज़्यादा टाइम के लिए भी पड़ा रहा है, तो वो जो डीजल फ्यूल जहाँ पे पड़ा रहेगा वहाँ पे भी गम कंटेंट क्रिएट कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा वो अब क्या आएगा, एडिटिव्स ऑफ डीजल। यानी जैसे आपने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसोलीन, बाद में एडिटिव्स। अब देख रहे हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीजल, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एडिटिव्स के, डीजल के अंदर कौन से एडिटिव्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गम कंटेंट किस तरीके से, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। थैंक यू।